Hello everyone, welcome back to my channel. This is your Surbhi ma'am. So today we are going to start with the very first chapter of class 10th history is the rise of nationalism in यूरोप। भैया इस चैप्टर को अगर इजी बनाना है तो अपना कॉपी पेन अपने साथ रखना पड़ेगा। जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना पड़ेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज जितना एक वीडियो में कवर होगा फिर उसको आपने पहले क्या करना है, अपना एनसीईआरटी से पढ़ना है, फिर आगे देखना है। नहीं तो आप एक और काम भी कर सकते हो, एक टॉपिक यहाँ से समझा, नोट्स लिखे, फिर एनसीईआरटी से पढ़ा। सो इट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स। एवरेज मार्क्स यार हर कोई ले लेगा वीडियो देखकर, बट अच्छे नंबर कौन लेकर जाएगा वो यहाँ डिपेंड करेगा कि आप लोग भी कितनी मेहनत करते हो। सिर्फ सुन के स्क्रीनशॉट लेके साइड में रख देते हो या फिर खुद भी अपना इनिशिएटिव लेते हो पढ़ने में। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर। So if we see in the NCERT on the very first page, this painting is given. अब ये पेंटिंग जो है हमारे पास, हमारे एक फ्रेंच आर्टिस्ट रहे फ्रेडरिक सूरियो, उन्होंने ये पेंटिंग दी थी 1848 में। और इस पेंटिंग के पीछे उनका एक ड्रीम था। ड्रीम क्या था उनका? टू ब्रिंग डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, कि भैया हमें हमारी सोसाइटी में क्या लेकर आना है, एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक लेकर आना है यहाँ पर। अगर अब इस पेंटिंग को देखें हम लोग तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत दूर से बहुत सारे लोग एक लॉन्ग लाइन में आ रहे हैं हमारे पास, एंड दे आर होल्डिंग द डिफरेंट नेशनल फ्लैग्स। इनके पास इनके अलग अलग फ्लैग्स हैं और इन फ्लैग्स से और इनके कपड़ों से ये पता चलता है कि भाई ये लोग जो हैं अलग अलग नेशन के लोग हैं, विच आर कमिंग टुगेदर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें यूनिटी शो कर रहा है, जो कि सूर्य का एक उटोपियन विजन था, दैट द पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस आर कमिंग टुगेदर। ठीक है, अब ये सारे आ कर रहे हैं, दे आर कमिंग टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में आपको दिख रहा है यहाँ पे चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स और दूसरे में उनको आपको दिख रहा है यहाँ पे एक मशाल, दैट इज टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। दैट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है यहाँ पे एक रास्ता दे रही है कि भाई यू आर कमिंग ऑन अ राइट वे, दीज आर योर ह्यूमन राइट्स, और उनको एक प्रॉपर सही रास्ते पर लेके जा रही हैं वो। एंड ऑन द अबव इन द स्काई इफ यू सी, सो देयर आर वेरियस गॉड, जीसस हैं, एंजल्स हैं, सो दे ऑल आर सेंडिंग ब्लेसिंग्स टू दीज पीपल। उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई यू आर ऑन अ राइट वे। एंड ऑन द फ्लोर इफ यू सी, तो फ्लोर पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये कूड़ा कचरा नहीं है। दीज आर द एब्सोल्यूट सिंबल ऑफ द मोनार्की, कि मोनार्की सिस्टम यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो यही चीज़ उन्होंने अपनी पेंटिंग में ड्रॉ करनी स्टार्ट करी। लेट्स हैव अ लुक। इन्होंने यही बताया कि पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका सारे के सारे लॉन्ग लाइन में आ रहे टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और दूसरे हाथ में उनके क्या है यहाँ पर, द चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। एंड ऑन द अर्थ, हमारे पास यहाँ पे अर्थ पे क्या है, एब्सोल्यूट मोनार्क के कुछ सिम्बल्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रहे हैं आप, हमारे पास अर्थ पे क्या है, एब्सोल्यूट मोनार्क के कुछ सिंबल्स हमने देखे थे। सूर्य का उटोपियन विजन हमारे पास यहाँ पे क्या था कि पीपल ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग लोग जो हैं, एक पूरे के पूरे वर्ल्ड के अलग अलग लोग जो हैं कमिंग टुगेदर इन अ यूनिटी। एंड हमें कैसे पता चल रहा है ये अलग अलग जगह के लोग हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लैग्स एंड द नेशनल कॉस्ट्यूम्स। और अगर हम लोग बात करें फ्रॉम द हेवन, जीसस क्राइस्ट एंड सेंट्स जो है हमारे पास यहाँ पे क्या करें, दे आर सेंडिंग देयर ब्लेसिंग्स ओवर हियर। ठीक है, सो इन दिस मैनर ये पूरी की पूरी पेंटिंग एक्सप्लेन करी गई। इनका ड्रीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि क्या बताया गया था उसमें। नाउ नेक्स्ट इफ यू सी इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब यूरोप में नेशनलिज्म लेकर आने की जब बात करी गई तो उनको बेसिकली ये आइडिया आया कहाँ से था? दे ड्रॉ दिस आइडिया फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि भाई 1789 में हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। उस फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए थे। हमारे पास जैकोबिन क्लब बनाया गया था, हमारे पास अलग अलग रेवोल्यूशंस लिए गए थे कि भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज का सिस्टम खत्म किया जाए, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सबके लिए इक्वल राइट्स आए जाए यहाँ पे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से कुछ आइडियाज़ लेकर आए वो लोग यहाँ पे, जैसे कि पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस वहाँ पे ड्रॉ करे गए। ठीक है, नेक्स्ट वहाँ पे क्या आया, उन्होंने ला पिटायर एंड ले सटॉइन, दैट इज जैसे हम लोग हमारी अर्थ को भारत माता कंसिडर करते हैं तो उन्होंने ऐसे ही कंसिडर किया भैया दिस इज़ द फादरलैंड एंड वी ऑल आर द सिटीजन्स ऑफ दिस फादरलैंड, कि भैया हम इस फादरलैंड से बिलोंग करते हैं। एंड आफ्टर दैट उन्होंने क्या कहा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेशनल असेंबली जब हुई तो उन्होंने क्या था, नेशनल असेंबली में हमारे पास क्या
हम सबके पास क्या होना चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली। एज वेल एज उन्होंने एक नया फ्रेंच फ्लैग भी इंट्रोड्यूस करा था। अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेकर आए थे, वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, सब चीज़ें वहाँ पे सही होने लगी थी। तो ये भी वही सब चीज़ें चाह रहे थे। अब फ्रांस में हमारे पास ये सब चीज़ें कब आई थी, व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड अ नेपोलियन कोड। जब हमारे पास नेपोलियन बोनापार्ट आया था तो उसने अपना नेपोलियन कोड इंट्रोड्यूस किया था, एंड दैट नेपोलियन कोड इज ऑल्सो नोन एज योर सिविल कोड 1804। सिविल कोड 1804 में यही हुआ था, बाय बर्थ वाले जितने भी प्रिविलेजेस थे उन सब प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, नाउ एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव किया गया था ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करना स्टार्ट करें यहाँ पर। फिर कुछ यूनिफॉर्म लॉज, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजरमेंट्स क्राइटेरिया यहाँ पर लेकर आए गए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने मूवमेंट ऑफ गुड्स को एनहांस किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट ऑफ गुड्स होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बिजनेस यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ आइडियाज़ यहाँ से हमारे पास आने स्टार्ट हुए। अब भैया लोगों को लग रहा है नेपोलियन तो बहुत ही बढ़िया आदमी है, भैया गजब का बंदा है ये, इसकी बात माननी चाहिए, हमारे पास गजब का बंदा है ये, इसकी बात हमें ज़रूर माननी चाहिए यहाँ पर। तो नेपोलियन ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। नेपोलियन स्टार्ट सेंडिंग देयर फ्रेंच आर्मीज इन द डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे वहाँ पे अपनी फ्रेंच आर्मीज भेजने लगा। और वहाँ जब फ्रेंच आर्मीज पहुँची, बेसिकली ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान जो कि पार्ट थे हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड के, यहाँ पर फ्रेंच आर्मीज गई। ठीक है, जब फ्रेंच आर्मीज वहाँ पहुँची तो उनको ऐसा लगने लगा कि वाह भैया, इन्होंने तो फ्रांस को भी इंडिपेंडेंस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे सिस्टम में कंडीशंस इम्प्रूव हुई है, मोनार्की सिस्टम हटाया है, तो हमारे यहाँ भी कुछ अच्छा सही करेंगे। तो एवरीबडी ओवर देयर उन्होंने यहाँ पे क्या करा, दे वेलकम द फ्रेंच आर्मीज, उन्होंने उसको बड़े अच्छे से वेलकम करा। एंड दिस पीपल कंसिडर फ्रेंच आर्मीज एज द हार्बिंगर्स, कि भैया ये कौन है, हमारे लिए मसीहा हैं फ्रेंच आर्मी। सब ने उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया यहाँ पे। बट लेटर ऑन जब उन्हें पता चला कि भैया टैक्सेशंस इंक्रीज कर दिए गए, सेंसरशिप लॉज लगा दिए गए, कॉन्स्पिरेशंस बहुत ज़्यादा करी जा रही हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा था, कोई पॉलिटिकल सिस्टम हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, सारा का सारा कंट्रोल किसका हो रहा था, नेपोलियन का हो रहा था। तो इसीलिए जो इनिशियल एंथुजियाज्म था लोगों का, वो हॉस्टिलिटी में टर्न हो गया था। मतलब दे स्टार्ट डिसलाइकिंग द नेपोलियन, कि भैया ये क्या कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है हमें ये। ठीक है, तो उन्होंने उनको वहाँ से भगाना स्टार्ट कर दिया, कोई मसीहा वसीहा नहीं है, ये अपना ही फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर आया है। सो दिस इज़ अ बेसिक रीज़न कि भैया उनका जो एंथुजियाज्म था वो हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गया था। क्लियर। अब बात आती है कि यूरोप को नेशनलाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत थी नेशनलिज्म लेकर आने की, सही नहीं चल रहा था क्या वहाँ सिस्टम। अब देखते हैं कि किस तरीके से यूरोप के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग रूल कर रहे थे। अब हम देखें यहाँ पर तो जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद करोगे, के का पेपर है, आईडी प्रूफ लेकर जाना है कि हम लोग ऐसी हैं। ठीक है, सो इस तरीके से भैया चाहिए होता है ना आईडी प्रूफ अलग अलग कास्ट को प्रूफ करने के लिए, तो इस तरीके से आपने इसको याद करना है, GKIDSC। तो यहाँ पर दिखाया गया जर्मनी में किसका रूल है, किंगडम का, इटली में डचेस का, स्विट्ज़रलैंड में कैंटन्स का। ऐसे यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल थे। और अगर बात करें ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, वहाँ पे कौन रूल कर रहा था, ऑटोक्रेटिक मोनार्की वहाँ पे रूल कर रही थी। ऑस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था। एल्पाइन रीजन जो थे हमारे पास, टायरल, बोहेमिया, सुडेनलैंड, ऑस्ट्रिया, तो यहाँ पर रूल कर रहे थे हमारे पास जो जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। तो इस तरीके से हमारे पास हमने देखा कि दे वर नॉट शेयरिंग एनी काइंड ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। जो कलेक्टिव आइडेंटिटी थी उसकी तो भैया यहाँ धज्जियाँ उड़ी हुई थी, कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी यहाँ पे फोकस नहीं हो रही थी, हर कोई अपना 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 ही यहाँ पे काम कर रहा था। तो जिसकी वजह से नीड हुई कि भैया हमें यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, हमें एक नेशनलिज्म लेकर आना पड़ेगा, सो दैट पीपल ऑफ अ डिफरेंट नेशन, ठीक है, केम टुगेदर एंड दे स्टार्ट शेयरिंग द सेम कल्चर एंड द सेम आइडेंटिटी ओवर हेयर, सही तरीके से काम करने यहाँ पर स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरत हुई कि हमें यहाँ पे नेशनलिज्म लेकर आना है। अब इसी टाइम पे हमारे पास एक नई क्लास इमर्ज हो रही थी, द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अरिस्टोक्रेसी में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी हमारे पास वो थे हमारे यहाँ पे पीजेंट्स,
और ये लोग जो थे सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट थे। इनका एक बहुत सही तरीका था, भैया हम 15-20 परिवार हैं, हम 15-20 परिवारों के आपस में ही जो बच्चे हैं एक दूसरे के यहाँ शादी कर लेंगे। मतलब कि ये अपनी कम्युनिटी में किसी दूसरी कम्युनिटी को एंटर नहीं होने दे रहे थे। दे वर शेयरिंग द कॉमन आइडेंटिटी एंड द कॉमन कल्चर। ठीक है, कैसे फैमिलीज वर कनेक्टेड बाय द मैरिजेस। ठीक है, ये तो था हमारे पास अरिस्टोक्रेसी का। अब सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में हमारे पास आना स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक नई क्लास एमर्ज होकर आई। बिजनेसमैन्स वर देयर, प्रोफेशनल्स वर देयर, इंडस्ट्रियलिस्ट वर देयर। तो ये हमारे पास थे कौन, मिडिल क्लास हमारे पास एमर्ज होकर आई, जिनका अच्छा खासा पॉलिटिकली रोल भी था, क्योंकि ये हमने बात करी दे वर पॉलिटिकली एंड सोशली डोमिनेंट। अच्छी खासी अगर यूनिटी है तो डोमिनेंट अपने आप हो ही जाएंगे। तो ये सारा इन्होंने यहाँ पे काम करा। अब जब लोग पढ़े लिखे होने लगे, अब जब लोगों को नॉलेज आने लगी, तो दे स्टार्ट डिमांडिंग फॉर द फ्रीडम। द वर्ड लिबरल, ठीक है, वर्ड डेट इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता है। What did the liberal nationalism stands for? क्या है ये liberal nationalism? अगर मैं बात करूँ वर्ड liberalism की, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है, फ्री। ये जो वर्ड है liberalism, इसका वर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है, फ्री। अब फ्रीडम किस चीज़ की चाहिए, फ्री किस चीज़ के लिए चाहिए, मुझे मेरे होने की फ्रीडम चाहिए, मतलब फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमें चाहिए थी, गवर्नमेंट विद द पीपल्स एग्रीमेंट। अगर कोई सरकार बन रही है तो वो किसके अकॉर्डिंग बननी चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग बननी चाहिए, हम लोग इसको वोट देते हुए चले। फिर इन्होंने बोला अरिस्टोक्रेसी रूल को ख़त्म किया जाए एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस भी यहाँ पर पूरे के पूरे ख़त्म कर दिए जाए, जिसको स्पेशल राइट्स मिल रहे थे। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर पार्लियामेंट के थ्रू, कि जिसके अकॉर्डिंगली हमें लगे कि हाँ भैया ठीक है, सरकार ही यहाँ पर डिसीजन ले रही है। तो ये इन्होंने कुछ पॉलिटिकल लिबरलिज्म की यहाँ पर डिमांड करी थी, कि इन्होंने कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ शुड बी देयर, फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल्स, एरिस्टोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस को ख़त्म किए जाएं यहाँ पर, और जो गवर्नमेंट बने हमारे पास वो लोगों के एग्रीमेंट के थ्रू बने, और कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, ताकि पार्लियामेंट के थ्रू प्रॉपर सिस्टम हमारा यहाँ पे सेट हो। अब जो राइट टू वोट था और इलेक्शंस का जो काम था हमारे पास, वो सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में था, दोज हु आर हैविंग men owing men, जिनके पास प्रॉपर्टी है, only they are eligible, only they were eligible to cast a vote। जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोटिंग नहीं कर सकते। और भाई वुमेन के पास प्रॉपर्टी है नहीं है, बट वो वोटिंग लिए दूर दूर तक एलिजिबल नहीं थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, फिर इन्होंने क्या करा, वुमेन एंड नॉन प्रोप्राइटेड वुमेन ने अपना एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उन्होंने डिमांड करनी स्टार्ट करी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की, कि भैया हमें हमारे पॉलिटिकल राइट्स देने स्टार्ट कर दिए जाए। ये तो थे सारे के सारे हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम की इन्होंने बात करी। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो हम लोग बात करने वाले हैं हमारी इकोनॉमिकल फ्रीडम के बारे में, कि भैया वह इकोनॉमिकली वो लोग क्या चाह रहे थे, यहाँ पे इकोनॉमिकली कैसे फ्रीडम होनी चाहिए। बताया स्टेट टू स्टेट रिडक्शन, स्टेट टू रिमूव, यहाँ रिमूव आएगा। इन्होंने बोला हमारे पास कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो हैं यहाँ पर रिमूव कर दिए जाएं। 1834 में एक कस्टम यूनियन बनी विच वाज नेम्ड एज द जोल्वेरियन। इस कस्टम यूनियन के अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या कहा कि भैया हमें पॉलिटिकल राइट्स चाहिए हमारे, ठीक है। प्रशिया ने अपना स्टार्ट करा, मैनी अदर जर्मन स्टेट्स ने, प्रशिया ने मूवमेंट स्टार्ट करा और बहुत सारी जर्मन स्टेट्स ने इस चीज़ को ज्वाइन किया, ठीक है। अब ये क्यों चाहते थे ये इकोनॉमिकल फ्रीडम, भैया एक एरिया से दूसरे एरिया तक जाना है, तो रास्ते में पहुंचते पहुंचते इतने सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे कि पैसा जो था टैक्सेस पे करने पड़ते, जो प्रोडक्ट की वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाया करती थी, तो जिसकी वजह से बिजनेस नहीं चल पा रहा था। दूसरा क्या था, हमारे पास नंबर ऑफ करेंसीज बहुत ज़्यादा थी, तो नंबर ऑफ करेंसीज रिड्यूस करने की बात करी गई यहाँ पे। तो जो जोल्वेरियन बना, उन्होंने अब एग्जाम्पल दिया इसमें यहाँ पे, अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833, एक मर्चेंट है जो 1833 में ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूमबर्ग का ट्रैवल कर रहा है वो यहाँ पे। वो क्यों ट्रैवल कर रहा है, बिकॉज ही वांट टू सेल हिज गुड्स, बट उसके लिए उसको वहाँ पहुँचने तक कि उसको यहाँ पे कस्टम बैरियर्स, कस्टम ड्यूटीज़ पे करनी पड़ रही है, और हर एक बैरियर क्रॉस करते करते उसे 5% ड्यूटी पे करता था वो वहाँ पे। तो जिसकी वजह से देखा भैया अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसे अच्छा खासा पैसा देना पड़ा था वहाँ पे, विच वॉज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन द बिजनेस। तो जब हमारे पास हमारी जोल्वेरियन बनी
जब हमारे पास ये ज़ोल्वेरियन बनी थी 1834 में, तो इस 1834 ज़ोल्वेरियन के पीछे हमारा मेन मोटिव ये था दैट एबॉलिश द टैरिफ बैरियर्स, कि भैया ये जो इलॉजिकल टैरिफ बैरियर्स हैं इनको ख़त्म कर दिए जाएं, नंबर ऑफ करेंसीज रिड्यूस कर दी जाएं हमारे पास, ताकि हमारा बिजनेस ईजी हो जाए। और उस टाइम पे जो नंबर ऑफ करेंसीज थी वो 30 से शिफ्ट होकर ओनली 2 करेंसीज यहाँ पर रह गई थी जब ये सिस्टम हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। क्लियर? सो दैट वाज अबाउट द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही कवर करेंगे। पहले अब आपने क्या करना है, फटाफट से अपने ये सब नोट्स लिखने हैं, स्क्रीनशॉट्स ले लेना, उसके बाद इनको नोट्स को लिख लेना एंड साइड बाय साइड हैव अ रीडिंग फ्रॉम योर एनसीईआरटी। और अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आपने उस पॉइंट्स को क्या करना है, अपने साथ से लिख लेना है, ठीक है? सो सी यू देन. Hopefully you will like the video. Let's meet you in the next video and don't forget to like, share and subscribe my video. If you like the content तो एक प्यारा सा स्वीट सा कमेंट कर देना, मोटिवेशन मिलती रहनी चाहिए. Thank you guys.